हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग रिसर्च एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कैम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो 10 अगस्त को लॉन्च हो चुका है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं, कंपनी 50 से ज़्यादा साल पुरानी है। 1985 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और इंडिया में केमिकल मैन्युफैक्चर के लिए काफ़ी स्पेशलाइज्ड माना जाता है। कंपनी की टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 3 जिसमें से तमिलनाडु में है और जो चौथी है वो पुडुचेरी में लोकेटेड है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी काफ़ी डायनेमिक प्रोडक्ट बनाती है। जो इसका टॉप लिस्टेड प्रोडक्ट है वो है पीवीसी रेजिन का। इसके अलावा भी वो स्टार्टिंग मटेरियल्स, इंटरमीडियरीज और काफ़ी अलग अलग सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल में है, एग्रोकेमिकल सेक्टर में है, फाइन केमिकल सेक्टर में है, काफ़ी अलग अलग यानी सेक्टर्स में कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, क्लोरोकेमिकल्स हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, इंडस्ट्रियल सॉल्ट भी जैसे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। प्रमोटर्स अगर हम देखें तो इन्हीं की पेरेंट कंपनी है सनमार होल्डिंग लिमिटेड, जो इनकी पेरेंट इन्हीं के प्रमोटर है। और इनकी जो टीम मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। स्ट्रेंथ्स की हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीवीसी रेजिन इनकी टॉप लिस्टेड प्रोडक्ट में आता है। और इसको अगर हम इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी से कंपेयर करें तो इसको लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर माना जाता है। कॉस्टिक सोडा में ये 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बोला जाता है इसको। साउथ इंडिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली ये है कि कंपनी अपनी क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, यानी इनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी क्वालिटेटिव है। और ऐसा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो इनकी टीम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम वीकनेस देखें तो कंपनी प्रॉफिट में है, फिर भी अभी तक डिविडेंड नहीं देती है। इनकी जो पिछले 5 सालों से सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ी कम रही है, -13.89%। अब आ जाते हैं अपनी मेन बात पे, आईपीओ पे जान लेते हैं आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इनका ऑब्जेक्टिव अपने एनसीडीज यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को रिडीम करना है। दूसरा, सारी कंपनियां बोलती हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को मीट करना है। लेकिन अगर हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए कहीं ना कहीं ये निगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये पैसा ग्रोथ में या तो थोड़ा कम जाएगा या तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को खत्म करने के लिए पैसा यूज हो जाएगा। फिनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो 2019 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1184 मिलियन, लेकिन 20 में ये घट के हो गया था 461 मिलियन। लेकिन अगर हम टोटल रेवेन्यू से कंपेयर करें तो टोटल रेवेन्यू में दोनों सालों में इतना डिफरेंस नहीं आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मे बी इसलिए डिफरेंस आया होगा, मे बी इनके डेटर्स रहे होंगे, इनको बहुत ज़्यादा भारी इंटरेस्ट पे करना रहा होगा, या फिर कोई इनका भारी एक्सपेंस होगा। 21 में इनका प्रॉफिट काफ़ी लंबा जंप मारा है, 4102 मिलियन, यानी 461 से सीधा 4000 तक पहुंच गया है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गुना ज़्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ गया है। आईपीओ डिटेल्स, 10 अगस्त को कंपनी ने ओपनिंग डेट है आईपीओ की, 12 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, यानी 3 दिन है आपके पास अप्लाई करने के लिए। बीएसई और एनएसई दोनों जगह कंपनी लिस्ट हो जाएगी। जो इनके फ्रेश इशूज़ हैं वो हैं 1300 करोड़। उसके अलावा प्रमोटर्स अपने 2550 करोड़ के शेयर्स बेच रहे हैं पब्लिक को, तो इनका टोटल अमाउंट हो जाता है इशू साइज का 3850 करोड़। प्राइस बैंड की अगर मैं बात करूं तो है 530 से 541, यानी अगर आप इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं शेयर्स मिलने की, तो आपको इसके मैक्सिमम प्राइस बैंड पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी 541। मज़े की बात अगर आपको ये बताऊं कि 2012 में कंपनी डीलिस्ट हो गई थी बीएसई, एनएसई और एमएसई से। प्राइस था इसका 5 रुपये। गौर से सुनिएगा कि इसका प्राइस जो डीलिस्ट का था वो 5 रुपये पे कंपनी डीलिस्ट हो गई थी, लेकिन अब जब कंपनी आई है तो 540 रुपये पे आई है, यानी कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ओपनिंग है 10 अगस्त, क्लोजिंग है 12 अगस्त, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है आपका 18 अगस्त। रिफंड आपके स्टार्ट हो जाएंगे 20 अगस्त से। जिनको शेयर्स नहीं मिलेगा उनका रिफंड हो जाएगा, अमाउंट 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 23 अगस्त को, और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 24 अगस्त।
लॉट साइज हम देख ले तो मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अंदर आ जाएंगे 27 शेयर्स, जिसका अमाउंट होता है 14,607। मैक्सिमम आप लॉट कर सकते हैं 13, जिसके अंदर आएंगे 351 शेयर। तो टोटल अगर अमाउंट निकाले तो हो जाएगा 1,89,891। अब एक चीज़ जो और काफ़ी नोटिस करने वाली है वो ये है कि इस IPO अभी जब तक नहीं आया तब तक प्रमोटर्स के 100% शेयर थे, लेकिन IPO आने के बाद प्रमोटर्स के शेयर हो जाएंगे, यानी बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स हो जाएंगे 54.99, यानी ऑलमोस्ट आधे हो जाएंगे, इनके घट के आधे शेयर्स हो जाएंगे। तो ये भी एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए सोचने वाली बात है कि आखिर क्या ऐसा रीज़न है जो बड़े प्रमोटर्स अपने शेयर को कम कर रहे हैं कंपनी से। पीयर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी इनके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसा आपका टॉप लिस्टेड में आ जाएंगे फिनोलिक्स आ जाएगा, पॉलीकैब है, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका काफ़ी डायनेमिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहे हैं ये हमारे कैम्प्लास्ट को। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं फिनेंशियल्स पे एक बार वापस आऊँगी, तो आइए एक बार फिनेंशियल्स को फिर से नज़र मारते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 2019 में इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 1184 मिलियन। उसके बाद ये ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया 461 मिलियन। बट अब जो 21 में जब कंपनी को पता है कि इनको IPO भी लाना है तो इसकी जो अमाउंट आ रहा है 4102 मिलियन, यानी यहाँ पे हमें कुछ फिशी नज़र आ रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। ओवरऑल कंक्लूजन बस मैं इतना ही देना चाहूँगी कि फिनेंशियल्स मुझे पर्सनली थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगी। उसके अलावा जो इनका ऑब्जेक्टिव है, जो इनको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है, इवन निगेटिव पॉइंट है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। ऑफर फॉर सेल फ्रेश इशूज से ज़्यादा है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। और लेकिन अगर हम इसकी टीम की बात करें तो टीम सुनने में आता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है इस मामले में। तो अब आप मुझे बताइए कि ओवरऑल रिपोर्ट देख के क्या आप ऑलरेडी इस कंपनी में अप्लाई कर चुके हैं या फिर इस कंपनी में अप्लाई करने की सोच रहे हैं। जो भी आपका डिसीज़न है प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रिपोर्ट, एक नए IPO और काफ़ी सारी मज़ेदार स्ट्रैटेजीज़ के साथ। धन्यवाद।